पिताजी ने मेरे लिए किया ही क्या है। पार्क में सैर करते हुए रामाकांत जी के कानों में अनायास के बेटे के द्वारा कहे गए शब्द गूंज रहे थे और दिमाग में केवल एक ही विचार था, आखिर क्या कमी छोड़ दी हमने अपनी परवरिश में, अपने प्यार में, जो हमारे बेटे ने अपने मुंह से ये शब्द निकाले। एक ही पल में उसके बचपन की सारी मीठी यादों को उसने चकनाचूर कर दिया, जिन्हें याद करके हम आज तक खुश हुआ करते थे। अरे मैं तो गर्व कर रहा था अपने आप पर कि मैंने अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वे आज इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर है। मुझे याद है उसके बचपन की आज भी वो दिन, जब उसकी माँ उसके स्कूल जाने के लिए उसे तैयार करके रसोई घर में खाना बनाती और टिफिन पैक करती, और हमारा बेटा लेट ना हो जाए इसलिए मैं खुद उसको अपने हाथों से एक निवाला खिलाया करता। कितना बहला फुसलाकर उसे हर तरह के बहकावे मिलाकर खाना खिला दिया करता, और जब वो खाना खा लेता तब मैं अपनी जीत की खुशी में इतना ज्यादा खुश होता और मुस्कुराता रहता। कितना प्यार लुटाते थे हम अपने बेटे पर, लेकिन केवल एक वाक्य के साथ उसने एक ही पल में सब कुछ खत्म कर दिया। पार्क से घर तक के रास्ते में सारी बातें सोचते सोचते रमाकांत जी कब घर पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर न्यूज़पेपर उठाते हुए अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे जानकी जी, एक कप चाय तो लेकर आओ, आज बहुत थक गया हूँ। इतने में कुकर की सीटी बजी और उनकी आवाज वहीं दब गई। शायद जानकी ने सुना नहीं, ये सोचकर रामाकांत जी रसोई घर में गए तो देखा कि उनकी पत्नी जानकी अपने ही विचारों में गुम थी। अपनी पत्नी की उदासी का कारण जानते थे रामाकांत जी। उनकी चुप्पी तोड़ने के इरादे से बड़े ही उल्लास भरे स्वर में बोले, अरे जानकी जी, आज चाय देने का इरादा है या नहीं? एकाएक अपने सोच विचार में मग्न जानकी जी अपने पति की आवाज सुनकर जैसे झटका सा खा गई और उन्हें दिखते ही तुरंत बोली, अरे आप आ गई, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आज नाश्ता देरी से बना था और रोहित को जाने की जल्दी थी। आज उसकी कंपनी में चेयरमैन आ रहे हैं, इसलिए सुबह 7 बजे ही जाना था उसे। तो रोहित बिना टिफिन लिए घर से चला गया। आप एक काम तो कीजिए, आप उसके ऑफिस में टिफिन देकर आइए, नहीं तो वो भूखा ही रह जाएगा। तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना कर रखती हूँ। रामाकांत जी ने न्यूज़पेपर वहीं रख दिया और कुछ ही देर में नहा धोकर तैयार हो गए। रोहित के लिए टिफिन उठाया और जल्दी से उसे टिफिन देने के लिए निकल गए। इधर जानकी जी ने राहत की सांस ली और सोचने लगी कि अगर रोहित के पापा उसके लिए टिफिन लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने कल का वो झगड़ा सुना ही नहीं जो मेरे और रोहित के बीच में हुआ था। सुन लेते तो टिफिन देने जाने के लिए हरगिज तैयार नहीं होते। मैं तो बिना सिर पैर की ही चिंता कर रही थी। रोहित की तो हमेशा अपने पिताजी से एक ही शिकायत थी और हमेशा एक ही प्रश्न रहता था जो उसकी जुबान पर, पिताजी ने किया ही क्या है मेरे लिए। एक शिक्षक बन के कौन सा पहाड़ तोड़ लिया उन्होंने, अपनी बेटी की छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर सके। मेरा मित्र सोहन कितनी ऐशो आराम से भरी जिंदगी जी रहा है, क्या बड़ा आलीशान बंगला बनाकर दिया है उसके पिताजी ने उसे। और मेरा दूसरा मित्र विशाल, जिसके पिताजी बिजनेसमैन हैं, उसके पिता ने बड़ी कार खरीद कर दी है। पिताजी की नौकरी में तो हम 2 कमरों के किराए के मकान में ही रह गए, उनसे तो एक घर भी नहीं बनाया गया। जानकी जी अपने पति के लिए बोली, कोई भी गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अपने पिताजी पर इस तरह से कैसे दोष रोपण कर सकते हो? तुम्हारी बहन की शादी का खर्च भी तो उन्होंने ही उठाया है, हालांकि तुमने नौकरी करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने तुमसे एक भी पैसा नहीं लिया, अपनी मेहनत की कमाई से किया उन्होंने ये सब कुछ। रोहित, तुम्हें ये भी मालूम है कि तुम्हारे पापा घर में बड़े हैं। 3 बहनों और 2 छोटे भाइयों की शादी का खर्च भी उन्होंने उठाया था। और फिर गांव की जमीन के विवाद का झंझट भी तो तेरे पिताजी ही देख रहे हैं ना। लेकिन माँ, इन सब का हमें क्या फायदा हुआ? उनके जिन भाई बहनों की आप बात कर रही हैं, उन सभी ने अपने और अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े मकान खड़े कर लिए। उन्होंने कभी सोचा कि उनके जिस बड़े भाई ने उनके लिए इतने कष्ट उठाए, उसने एक छोटा सा मकान भी नहीं खरीदा अपने बच्चों के लिए? क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि अपने बड़े भाई को भी एक मकान बनाकर दे दें? अपने पुत्र के मुंह से अपने पिता के लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर जानकी जी की आंखें भर आई। सोचने लगी, क्या बताऊं अपने द्वारा ही जन्म दिए गए बेटे को। आजकल के बच्चे क्या जानेंगे अपने पिता के उसूलों और कर्तव्यों के बारे में। इस पर रोहित बोला, ठीक है, पापा जी ने जो किया सो किया, लेकिन कम से कम जब हजारों बच्चों की ट्यूशन लेते थे तो उनसे तो फीस ले सकते थे ना। अगर उस समय उन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोचा होता तो आज हमारा रहना सहना भी मेरे मित्रों के जैसा होता। आजकल के शिक्षकों को देखा है, बड़े बड़े बंगले खड़े कर रहे हुए हैं और शानदार गाड़ियों में घूमते हैं। तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा के कुछ उसूल थे, उनके लिए ज्ञान प्रदान करने का महत्व व्यवसाय से कहीं बढ़कर था। उनके इन्हीं उसूलों के कारण वे दूर दूर तक जाने जाते थे। कितनी प्रसिद्धि होती थी तुम्हारे पिताजी की, कितने पुरस्कार मिले हैं उन्हें, कितनी इज्जत की जाती थी उनकी। लेकिन ये सब बातें तुम्हारी कल्पना से बाहर है, क्योंकि तुम ये सब समझोगे ही नहीं। इस पर रोहित नाराज होते हुए बोला, क्या चाटना है उन पुरस्कारों को माँ? ऐसे पुरस्कारों से घर नहीं बनते, वे सामने देखे पड़े हैं।
उनके पुरस्कार धूल खाते हुए। कोई नहीं पूछता ऐसे पुरस्कारों को। आज के जमाने में जिस इज्जत की आप बात कर रही हैं, क्या वह इज्जत हमें मकान बनाकर देगी? इतने में दरवाजे तक दस्तक सुनाई दी। रोहित ने दरवाजा खोला तो सामने रमाकांत जी खड़े थे। देखते ही रोहित सकपका गया और सोचने लगा कि कहीं उसके पिताजी ने उसकी बातें सुन तो नहीं ली। हालांकि रमाकांत जी ने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन वे कुछ बोले ही नहीं और अंदर चले आए। माँ बेटे की बहस वहीं समाप्त हो गई। ये था जानकी जी और रोहित जी का कल का झगड़ा, जिसको लेकर जानकी जी बहुत ज्यादा परेशान थी। रमाकांत जी ने टिफिन को साइकिल पर लटकाया और तपती धूप में रोहित की कंपनी में जाने के लिए निकल पड़े। कंपनी के गेट सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। तुम्हारे रोहित साहब टिफिन देना है। अंदर जाऊं क्या? अभी नहीं, चेयरमैन साहब आए हुए हैं, गार्ड बोला। उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी क्षण वो मीटिंग खत्म कर आ सकते हैं। आप बाजू में ही रहिए। रमाकांत जी थोड़ी दूरी पर धूप में ही खड़े रहे। आसपास कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं थी। थोड़ी देर बोलते बोलते वो पूरा 1 घंटा बीत गया। खड़े खड़े पैरों में दर्द उठने लगा, इसलिए रमाकांत जी वहाँ गर्मी से तपते हुए पत्थर पर बैठने लगे। तभी गेट की आवाज आई। शायद मीटिंग खत्म हो गई होगी। चेयरमैन साहब के पीछे पीछे कई अधिकारी और उनके साथ रोहित भी बाहर आया। उसने अपने पिताजी को वहाँ खड़े देखा तो मन ही मन कुड़ने लगा। सोचने लगा कि अगर टिफिन घर पर रह गया था तो क्या जरूरत थी लेकर आने की। ऊपर से कुर्ता पजामा पहन कर आए हैं, कम से कम मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल किया होता। चेयरमैन साहब का कार का दरवाजा खोलकर बैठने ही वाले थे तो उनकी नजर रमाकांत जी की ओर गई। वे कार में बैठते बैठते रुक गए और रमाकांत जी को देखने लगे। वो सामने कौन खड़ा है? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। अपने रोहित सर के पिताजी हैं, उनके लिए खाने का टिफिन लेकर आए हैं, गार्ड ने कपकपाती आवाज से कहा। बुलवाइए उनको। ये देखकर रोहित सोचने लगा, हे भगवान, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। मेरे पिताजी ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। रोहित के तन से पसीने की धाराएं बहने लगी। क्रोध और डर से उसका दिमाग सुन्न हो गया, जान पड़ने लगी। गार्ड की आवाज देने पर रमाकांत जी पास आए। चेयरमैन साहब आगे बढ़े और उनके समीप गए। आप वर्मा सर है ना? डीएवी स्कूल के शिक्षक थे। जी हाँ, लेकिन आप कैसे पहचानते हैं मुझे? हम पहले तो कभी नहीं मिले। कुछ समझने के पहले ही चेयरमैन साहब ने रमाकांत जी के चरण छुए। सभी अधिकारी और रोहित वो दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सर, मैं रमेश गुप्ता, आपका वही नालायक विद्यार्थी जो आपकी शिक्षा के सहारे लायक बन सका। याद है आपको? आप मुझे घर पर पढ़ाने आते थे। हाँ हाँ, याद आया। बाप रे, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हैं आप तो। चेयरमैन हंस दिए, फिर बोले, सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? आइए अंदर चलते हैं, बहुत बातें करनी है आपसे। सिक्योरिटी, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बिठाया? गार्ड ने शर्म से सिर नीचे झुका लिया। उन्हें डांटते देखकर रमाकांत जी बोले, उनकी कोई गलती नहीं सर, आपकी मीटिंग चल रही थी, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं ही बाहर रुक गया। कृपया आप मुझे सर कहकर शर्मिंदा ना करें। चेयरमैन ने हाथ जोड़कर विनती करी। ये सब देखकर रोहित की हैरानी का ठिकाना ना रहा। चेयरमैन साहब ने रमाकांत जी का हाथ अपने हाथ में लिया और उनको अपने आलीशान चैम्बर में ले गए। बैठिए सर। चेयरमैन सर ने अपनी कुर्सी रमाकांत जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं नहीं, वो कुर्सी आपकी है, रमाकांत जी ने सक पकाते हुए कहा। सर, आपके कारण वो कुर्सी मुझे मिली है तो पहला हक आपका ही है। चेयरमैन साहब ने जबरदस्ती से उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया। रोहित और चेयरमैन सर का असिस्टेंट दोनों इस दृश्य को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। तुम लोगों को मालूम नहीं होगा, वर्मा सर नहीं होते तो आज ये कंपनी नहीं होती और मैं मेरे पिताजी की अनाज की दुकान संभालता रहता। स्कूल समय में मैं बहुत ही डम विद्यार्थी था। जैसे तैसे मुझे 9वीं कक्षा तक पहुंचाया गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेस में मुझे एडमिशन दिलाया गया, परंतु मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में लगा ही नहीं। उस पर अमीर बाप की औलाद, पूरा दिन मौज मस्ती और मारपीट करना, शाम की क्लासेस को बंक कर मूवी देखना, यही मेरा शौक था। माँ को वो सहन नहीं होता था। उस समय वर्मा सर कड़े अनुशासन और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे। माँ ने उनके पास मुझे पढ़ाने की विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए सर ने पढ़ाने में असमर्थता दर्शाई। माँ ने उनसे बहुत विनती करी और हमारे घर आकर पढ़ाने के लिए मुंह मांगी फीस का बोला। सर ने फीस लेने के लिए मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर घर आकर पढ़ाने को तैयार हो गए। पहले दिन सर आए और मैं हमेशा की तरह शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छी तरीके से धुनाई कर, उस धुनाई का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तुम्हें बता दूं रोहित, पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ने में रुचि जागृत हो गई थी। तत्पश्चात मुझे पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ भी सुझाई नहीं देता था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय जो मुझे कठिन लगते थे वो अब सरल लगने लगे थे। फिर तो मुझे पढ़ाई से प्यार होने लगा। सर कभी आते नहीं थे तो मैं परेशान हो जाता था। 9वीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। माँ पिताजी को खूब खुशी हुई। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगा था। 10वीं में मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ वर्मा सर से ही पढ़ने लगा।
और 10वीं में मेरिट में आकर मैंने सबको चौंका दिया था। माय गुडनेस, पर सर फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी? चेयरमैन के असिस्टेंट ने आश्चर्य से पूछा। मेरे माँ पिताजी के साथ मैं सर के घर पेड़े लेकर गया और पिताजी ने सर को 1 लाख रुपए का चेक दिया। सर ने वो नहीं लिया। उस समय सर क्या बोले वो मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका बेटा ही बुद्धिमान है। मैंने सिर्फ उसे रास्ता बताया और मैं ज्ञान नहीं बेचता, मैं वो दान देता हूँ। बाद में सर के मार्गदर्शन पे मैं ही 12वीं से पुनः मेरिट में आया। बाद में बीए करने के बाद अमेरिका जाकर एमएस किया और अपने शहर में ही कंपनी शुरू करी। एक पत्थर को तराश कर सर ने हीरा बना दिया और मैं ही नहीं, सर ने ऐसे असंख्य हीरे बनाए हैं। सर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। चेयरमैन साहब ने अपनी आंखों में आए आंसू रुमाल से पोंछे। परंतु ये बात तो अद्भुत ही है कि बाहर शिक्षा का और ज्ञान दान का बाजार जो है वो भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी सर ने 1 रुपया भी ना लेते हुए हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया। न केवल पढ़ाया, उनमें पढ़ने की रुचि भी जगाई। ये सुनकर रमाकांत वर्मा की तरफ देखकर चेयरमैन के असिस्टेंट ने कहा, वाह सर, मान गए आपको और आपके मार्गदर्शन को और आपके आदर्श को। अरे मेरे वर्मा सर उसूलों के बहुत पक्के हैं, पैसों और मान सम्मान के भूखे भी नहीं हैं। विद्यार्थी का भला हो, यही एकमात्र उद्देश्य है। चेयरमैन साहब बोले। और ऐसे ही थे मेरे पिताजी भी, उसूलों के एकदम पक्के। एक समय भूखे रह लेंगे पर अनाज में मिलावट करके बेचेंगे नहीं, ये उनके तत्व थे। जिंदगी भर उसका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया और उसका फायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर चेयरमैन ने रमाकांत जी से पूछा, सर आपने मकान बदल लिया या उसी मकान में रहते हैं? सर, रमाकांत जी के बदले में रोहित ने उत्तर दिया। उस उत्तर में पिताजी के प्रति छिपी नाराजगी चेयरमैन साहब के समझ में आ गई। आपने जो एहसान मुझ पर किए उसका बदला तो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी आज मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। प्लीज ना मत करिएगा। इसी शहर में मैंने कुछ फ्लैट्स ले रखे हैं, उसमें एक 3 BHK का मकान आपके नाम कर रहा हूँ। क्या? रमाकांत जी और रोहित दोनों आश्चर्यचकित से बोले। नहीं नहीं, इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे, रमाकांत जी आग्रह पूर्वक बोले। चेयरमैन साहब ने रमाकांत जी के हाथ को अपने हाथ में लिया। सर प्लीज ना मत करिए और मुझे माफ करें कि काम की अधिकता में आपकी गुरु दक्षिणा देने से पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद चेयरमैन सर ने सभी के लिए चाय मंगवाई। रमाकांत जी ने ढेर सारी बातें करी और उनके चरण स्पर्श करके आदर सहित उन्हें विदा किया। जब रमाकांत जी चले गए तो चेयरमैन ने रोहित से पूछा, रोहित तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं सर, पक्की हो गई है और जब तक रहने को अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं हो सकती। ऐसी शर्त मेरे ससुर जी ने रखी, होने से भी अभी तक शादी की डेट फिक्स नहीं की, तो फिर हॉल भी बुक नहीं किया। चेयरमैन ने फोन उठाया और किसी से बात करने लगे। समाधान कारक चेहरे से फोन रखकर धीरे से बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे मैरिज गार्डन का काम हो गया है, हेरिटेज लॉन्स, तुम्हें मालूम ही होगा। जी सर, बहुत महंगा है। अरे तुझे कहाँ पैसे चुकाने हैं? सर के सारे विद्यार्थी सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सर के बस एक आवाज देने की बात है, परंतु सर तनिष्ठ है, वैसा करेंगे भी नहीं। इस लॉन्च का मालिक भी सर का ही विद्यार्थी है। उसे मैंने सिर्फ बताया, सिर्फ हॉल ही नहीं भोजन सहित संपूर्ण शादी का खर्चा भी उठाने की जिम्मेदारी उसने ले ली है और वो भी स्व खुशी से। तुम केवल तारीख बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोहित अत्यधिक खुशी से हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद मुझे नहीं, तुम्हारे पिताश्री को दो रोहित, ये सब उनके उसूलों का ही परिणाम है। और मुझे एक वचन दो रोहित, सर के अंतिम सांस तक तुम उन्हें अलग नहीं करोगे और उन्हें कोई दुख भी नहीं होने दोगे। मुझे जब भी मालूम चला कि तुम उन्हें परेशान कर रहे हो, न केवल इस कंपनी से निकाल दूंगा बल्कि पूरे शहर भर में किसी स्थान पर नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा, ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। चेयरमैन साहब कठोर शब्दों में बोले। नहीं सर, मैं वचन देता हूँ, वैसा कुछ भी नहीं होगा, रोहित हाथ जोड़कर बोला। शाम को जब रोहित घर आया तब रमाकांत जी किताब पढ़ रहे थे। जानकी जी पास ही बैठी हुई थी, चावल से कंकड़ निकाल रही थी। रोहित ने बैग रखा और रमाकांत जी के पांव पकड़कर बोला, पापा मुझसे गलती हो गई, मैं आपको आज तक गलत समझता रहा, मुझे पता ही नहीं था पिताजी आपकी उसूलों का इतना महत्व है, आपका व्यक्तित्व इतना महान है। कल ही मैंने आपके बारे में माँ को कितना अनाप शनाप बोला, आप नहीं जानते, इसके लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे मालूम है बेटा, मैं दरवाजे के बाहर खड़े होकर सब सुन लिया था, फिर भी आप मुझे टिफिन देने आए।
रोहित की आंखों में आंसू से डबडबा गई थी। कुछ कहने के लिए उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। रमाकांत जी ने उसे उठाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। आज रोहित को अचानक क्या हुआ जानकी जी समझ में नहीं आ रहा था, परंतु कुछ अच्छा घटित हुआ है, इसलिए पिता पुत्र में प्यार उमड़ रहा है। ये देखकर उनके नयन से भी कुछ बूंदें गाल पर लुढ़क आई। दोस्तों, ये दुनिया बहुत छोटी है और सबसे बड़े हैं माँ बाप, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है ना। तो मंदिरों में जाकर भगवान पे फल फ्रूट चढ़ाने से कुछ नहीं। अगर आप अपने माँ बाप के साथ बुरा कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी पूजा करना सीखें। ऊपर वाला तो अपने आप खुश हो जाएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और दिल को छू जाती है ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। बस यही चाहती हूँ। धन्यवाद।